आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑडियो बुक शेयर करने वाली हूँ जो कि होने वाला है द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू पर। हे एवरीवन, दिस इज एस्थेटिक नरेटर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैं कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से आपके साथ बहुत सारी समरीज ऑडियो बुक्स शेयर करती आ रही हूँ जिसको आपने बहुत सपोर्ट किया है एंड ऑनेस्टली इट मीन्स अ लॉट टू मी, सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड बात करें आज के इस वीडियो की तो मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बुक द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू शेयर करने वाली हूँ। उसकी पूरी हिंदी ऑडियो बुक आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वर्ड टू वर्ड आपके साथ शेयर करूँगी। सो आई एम श्योर आपने इस बुक के बारे में डेफिनेटली सुना होगा एंड नहीं भी सुना है तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देना चाहूँगी कि ये बुक 2500 ईयर्स पहले लिखी गई थी बट स्टिल आज भी ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। सो ये लिखा तो गया था मिलिट्री टैक्टिक्स के लिए, जनरल को किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज फॉर्म करनी चाहिए ड्यूरिंग वॉर्स। सो बेसिकली इस बुक में वॉर के लिए जो स्टेप्स, जो प्रेपरेशन, जो पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस एक जनरल को फॉर्म करना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए एंड प्लान करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स एंड पॉइंट्स मेंशन की है इस बुक में। बट आज के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। सो ये बुक तो लिखी गई है वॉर्स के प्रेपरेशन के लिए बट इसे हम हमारी लाइफ से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं एंड इन स्ट्रैटेजीज़ को अंडरस्टैंड करके उसे इम्प्लीमेंट करके हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। सो आप करियर में अगर स्ट्रगल कर रहे हो या फिर जहाँ भी ह्यूमन माइंड्स इंटरैक्ट कर रही है उस एरियाज़ में इस टाइप की स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो आई होप कि आपको ये फुल ऑडियो बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसकी समरी बनाऊं बट देन आई थॉट कि नो, वर्ड टू वर्ड इस बुक में जो टॉपिक्स मेंशन है वो आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हर कोई इसे अलग वे में ग्रास्प करेगा। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बुक एंड आई होप कि आपको आज की ये फुल ऑडियो बुक पसंद आए। सो वीडियो में डिग इन करने से पहले मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गाइस। मैंने कुछ टाइम से ये नोटिस किया है कि मेरी जो ऑडियो बुक्स है बहुत सारे लोग उसे डाउनलोड करके अपने अपने चैनल्स पे पब्लिश कर रहे हैं बिकॉज मैं कभी वन ऑन वन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही थी, बस मेरी आवाज़ से ही मैं आपके साथ ये बुक्स एंड समरीज शेयर करती आ रही थी। बट आई गेस इट्स हाई टाइम कि आई हैव टू टेक सम एक्शंस बिकॉज एक वीडियो शेयर करने में बहुत एफर्ट लगता है। सो आप देख सकते हैं कि हर बुक की मैं 2 कॉपीज़ रखती हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश में उसे रीड करके फिर हिंदी में उसे रेफ़र करके आप लोगों के लिए दोनों मिक्स करके मैं सारे ऑडियो बुक्स आपके लिए लेकर आती हूँ, उसकी स्क्रिप्ट बनाती हूँ एंड ऑनेस्टली मैं अकेले काम कर रही हूँ, अभी तक कोई टीम वर्क नहीं कर रही है यहाँ पे, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ये सब करने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अकम्प्लिश्ड फील होता है बट बुरा तब लगता है जब इस तरीके से पायरेसी हो जाती है। तो मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी आवाज़ में आपको किसी और चैनल पे मेरे ही क्रिएटेड ऑडियो बुक्स अगर मिलते हो तो प्लीज़ आप उस चैनल को ज़रूर रिपोर्ट कीजिएगा या फिर मुझे यहाँ पर आके डेफिनेटली आप एक कमेंट छोड़ दीजिएगा किसी भी वीडियो में कि सो एंड सो चैनल पे आपने ये ऑडियो बुक को भी सुना है, सो दैट आई कैन टेक फर्दर एक्शंस। एंड या वीडियो में डिग इन करते हैं बट उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी पावरफुल लाइफ चेंजिंग बुक्स की ऑडियो बुक्स आप मिस ना कर दें। एंड वीडियो अगर आज की पसंद आई हो, अगर पूरी बुक रीडिंग पसंद आई तो आप एंड में एक अच्छी सी स्माइल के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट। इंट्रोडक्शन। सुन त्सू एक संक्षिप्त परिचय। सुन त्सू पूर्वी एशिया के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लोगों में से एक है। वे एक सैन्य जनरल और रणनीतिकार थे जो प्राचीन चीन में रहते थे। पारंपरिक इतिहासकारों का मानना है कि उनका जीवन काल 544 टू 496 बीसी था। सुन त्सू का पैदाइशी नाम सुन वू था। ये एक प्रसिद्ध नाम है जिसका मतलब है मास्टर सुन। उन्हें अपनी कृति आर्ट ऑफ वॉर के लिए विश्व भर में जाना जाता है। ये एक कालातीत कृति है और पूर्वी साहित्य में अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है।
आर्ट ऑफ वॉर अर्थात युद्ध की कला, युद्ध और सैन्य रणनीति पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और नेपोलियन, माओ सेडोंग, फिडेल कैस्ट्रो, जोसेफ स्टालिन एंड जनरल डॉगलास मैकआर्थर ने इस महान ग्रंथ में उल्लेखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को अनगिनत लड़ाइयों और संघर्षों में अपनी रणनीति का आधार बनाया है। चीनी सम्राटों और शासकों ने युद्ध की अवधि के दौरान इस ग्रंथ से मार्गदर्शन लिया है। सैन्य विज्ञान पर कोई अन्य पाठ इतना लोकप्रिय और व्यापक रूप से नहीं पढ़ा गया है जितना कि आर्ट ऑफ वॉर को पढ़ा गया है। सुन त्सू की इस उत्कृष्ट कृति ने अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं और पिछली कुछ सदियों में इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। ये पुस्तक 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड और विभिन्न पॉइंट्स में लिखी गई है। इसमें युद्ध के सभी पहलू समाहित हैं। सैन्य रणनीति में तैनाती के महत्व से लेकर गुप्तचरों के उपयोग तक और सैनिकों के उपचार से लेकर पराजित करने के तरीकों तक। इसमें कूटनीति, अन्य राज्यों के साथ रिश्ते बनाए रखना और युद्ध में लड़ाई से बचने जैसे विषय भी समाहित हैं। इस प्राचीन ग्रंथ की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। 25 शताब्दियों से भी अधिक समय पहले इसे लिखा गया था, क्योंकि इसके निर्देश किसी भी क्षेत्र में लागू किए जा सकते हैं जहां प्रतिस्पर्धा सक्रिय और प्रचंड हो। उदाहरण के लिए दुनिया भर के व्यापारिक नेताओं ने अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने के लिए सुन त्सू की रणनीतियों का उपयोग किया है। वास्तव में सुन त्सू के समर्पित अनुयायियों ने इस बारे में किताबें लिखी है कि आधुनिक पूंजीवादी बाजारों में लाभ पाने के लिए उनके सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है। ये ग्रंथ न केवल विद्वानों, इतिहासकारों और प्राच्यवादियों के लिए महत्व रखता है, बल्कि उन सभी के लिए ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है जो एशिया और विशेष रूप से चीन के इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं। चैप्टर 1 लेइंग प्लान्स, योजनाएं बनाना। sun tzu ने कहा, किसी भी राज्य के लिए युद्ध की कला अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जीवन और मृत्यु का मामला है, क्योंकि ये या तो सुरक्षा का मार्ग तैयार करता है या फिर बर्बादी। अतः ये विषय उस जांच पड़ताल का है जिसे किसी भी तरह से उपेक्षित नहीं किया जा सकता। युद्ध की कला को 5 स्थायी कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिन्हें विचार विमर्श से ध्यान में रखा जाना चाहिए जब आप उन हालात को निर्धारित करना चाहते हो जिसका सामना युद्ध के मैदान में होता है। वो स्थायी कारक 5 है। फर्स्ट, नैतिक नियम। सेकंड, स्वर्ग। थर्ड, धरती। फोर्थ, सेना नायक। एंड फिफ्थ, प्रणाली एवं अनुशासन। नैतिक नियम शासन एवं प्रजा के बीच संयोजन बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसी कारण लोग किसी भी खतरे से बेखबर रहते हुए और अपने जीवन की परवाह किए बिना उसका अनुसरण करते हैं। स्वर्ग रात और दिन, सर्दी और गर्मी और काल एवं मौसमों का घोतक है। धरती में बड़ी एवं छोटी दूरियां, खतरा एवं सुरक्षा, खुले मैदान एवं सक्रिय रास्ते और जीवन एवं मृत्यु के अवसर सम्मिलित हैं। सेना नायक ज्ञान, ईमानदारी, परोपकार, साहस और कठोरता जैसे गुणों को धारण किए दृढ़ता के साथ खड़ा रहता है। प्रणाली एवं अनुशासन से तात्पर्य है कि अपने उपविभागों में सेना को संगठित करना, अधिकारियों को उनकी योग्यता के अनुसार उचित पदों पर नियुक्त करना, सड़कों का उचित रखरखाव करना ताकि सेना तक सामग्री उचित समय पर पहुंचाई जा सके और सेना के खर्चों को नियंत्रण करना। हर जनरल को इन 5 प्रमुख स्थायी कारकों से परिचित होना चाहिए। जो इनसे परिचित होगा वही विजेता होगा
और जो इनसे परिचित न होगा वो असफल रहेगा। इसलिए अपने विचार विमर्श में जब सैन्य परिस्थितियों का निर्धारण किया जाए तो उन कारकों को अपने तुलनात्मक अध्ययन का आधार बनाएं। दो देशों में से कौन सा देश नैतिक नियमों का पालन करता है? दो जनरलों में से किस जनरल के पास अधिक योग्यता है? स्वर्ग और पृथ्वी से मिलने वाले लाभ किसके साथ हैं? किसके पक्ष में अनुशासन बड़ी सख्ती एवं उचित रूप से लागू किया जाता है? किसके पास अधिकारी और सैनिक अधिक उच्च प्रशिक्षित है? किस सेना में पुरस्कार और दंड देने पर अधिक स्थिरता है? इन 7 विचारों के माध्यम से मैं जीत या हार का अनुमान लगा सकता हूँ। जो जनरल मेरी सलाह को मानेगा और उस पर अमल करेगा वो जीत जाएगा। ऐसे जनरल के हाथों में सेना का नियंत्रण दिया जाए। जो जनरल मेरी सलाह नहीं सुनता है और ना ही उस पर अमल करता है उसे हार का सामना करना पड़ेगा और ऐसे जनरल को बिना किसी देरी के निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। मेरी बताई गई बातों का लाभ उठाएं। अपने आप को सामान्य नियमों के ऊपर और बाहर किसी भी सहायक परिस्थितियों के अलावा भी लाभ पहुंचाएं। परिस्थितियों के अनुकूल होने के अनुसार किसी को एक योजना को संशोधित करना चाहिए। सभी तरह की युद्ध सामग्री छल पर आधारित होती है, इसलिए जब हम हमला करने में सक्षम हो तो हमें असमर्थ दिखना चाहिए। अपनी शक्तियों का उपयोग करते समय हमें निष्कृत प्रतीत होना चाहिए। जब हम पास होते हैं तो हमें दुश्मन को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम बहुत दूर हैं। जब हम दूर हो तो हमें विश्वास दिलाना चाहिए कि हम निकट हैं। दुश्मन को लुभाने के लिए उसे लालच दे। दुश्मन के इलाके में अव्यवस्था फैलाए और फिर मौका मिलते ही उसे कुचल डाले। यदि वो सभी मोर्चों पर सुरक्षित हैं तो उसके लिए तैयार रहें। यदि वो अधिक शक्तिशाली हैं तो उनसे बचें। यदि आपका प्रतिद्वंदी क्रोधी स्वभाव का है तो उसे उत्तेजित करने का प्रयास न करें। कमजोर होने का दिखावा करें ताकि वो घमंडी हो जाए। अगर वो आराम कर रहा है तो उसे आराम न करने दें। उस पर हमला करो जब वो मुस्तैद न हो और वहां प्रकट हो जाए जहां आपकी उम्मीद न हो। जीत में अग्रणी भूमिका निभाने वाले इन सैन्य मूल मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। अब जो जनरल एक लड़ाई जीतता है वो अपने मन मंदिर में लड़ाई लड़ने से पहले कई गणनाएं करता है। एक लड़ाई हारने वाला जनरल युद्ध की बहुत कम ही गणना करता है। इस प्रकार कई गणनाएं जीत की ओर ले जाती है और कुछ गणनाएं हार की ओर। ये इस बात पर ध्यान देने के लिए है कि मैं उन लोगों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकता हूँ जिनके जीतने या हारने की संभावना है। चैप्टर 2 वेजिंग वॉर, युद्ध की तैयारी। सुन त्सू ने कहा, युद्ध संचालन में जहाँ तेज रफ्तार से दौड़ने वाले 1000 रथ हों, कई भारी रथ हों और 1 लाख कवचधारी सैनिक हों, जिनके पास 500 किलोमीटर तक जाने की पर्याप्त रसद भी हो। घर पर और मोर्चे पर मेहमानों के मनोरंजन सहित गोंद और पेंट जैसी छोटी वस्तुएं और रथों एवं कवच पर खर्च की जाने वाली रकम सहित प्रतिदिन 1000 औंस चांदी तक पहुंच जाएगा। ये 1 लाख लोगों की सेना बनाने की लागत है। जब आप वास्तविक लड़ाई में संलग्न होते हैं और जीत मिलने में देर होती है तो सैनिकों के हथियार सुस्त हो जाएंगे और उनका जोश ठंडा पड़ जाएगा। यदि आप एक शहर की घेराबंदी करते हैं तो इससे आप अपनी ताकत को समाप्त कर देंगे। फिर यदि अभियान अधिक लंबा चलता है तो ऐसी स्थिति में राज्य के संसाधन युद्ध का दबाव झेलने की क्षमता क्षीण हो जाती है। जब आपके हथियार की धार धीमी हो जाए, आपकी ताकत समाप्त हो जाए, आपका खजाना खर्च हो जाए
तो आगे आसपास के लोग आपकी मजबूरी का लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर किसी भी चतुर व्यक्ति के लिए उन परिणामों को टालना मुमकिन नहीं होगा। हालांकि हमने युद्ध में मूर्खतापूर्ण जल्दबाजी के बारे में सुना है, लेकिन इस प्रकार लंबे विलंब समय तक युद्ध में व्यस्त रहना उचित नहीं है। लंबे समय तक युद्ध से लाभान्वित होने वाले देश का कोई उदाहरण नहीं है। ऐसा केवल कोई ही होता है जो युद्ध की बुराइयों से पूरी तरह से परिचित होता है और जो लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से अच्छी तरह परिचित हो। कुशल सैनिक कभी रसद की दोबारा मांग नहीं करता, ना ही उसके अपूर्ण वाहन को 2 बार से अधिक भरा जाता है। जब घर से चलें तो युद्ध सामग्री अपने साथ लाएं, लेकिन शत्रु को चारा बनाएं। इस प्रकार सेना के पास अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भोजन होगा। बहुत दूर तक सेना का खर्च वहन करने से राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है और इस खर्च की वसूली आम जनता से करने से लोगों को तरह तरह की तंगहाली का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर सेना के बढ़ते खर्च के कारण राज्य की कीमतें बढ़ती है और बढ़ते दामों के कारण लोगों की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। जब उनकी जमा पूंजी खत्म हो जाती है तो किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ता है। जमा पूंजी की इस हानि और शक्ति के व्यय होने से लोगों के घर खाली हो जाते हैं और उनकी आय का 3/10वां हिस्सा व्यय हो जाता है, जबकि सरकारी खर्च टूटे हुए रथ, घायल और थके हुए घोड़ों, नकाब और हेलमेट, धनुष और बाण, भाला और ढाल, रक्षात्मक मंत्र, बैलगाड़ियों और भारी वाहनों पर पड़ता है। इसलिए एक बुद्धिमान जनरल दुश्मन पर हमला करने की बात करता है। शत्रु का खाद्य सामग्री से भरा एक वाहन अपने 20 वाहनों के बराबर होता है और इसी तरह ये शत्रु की अन्य चीजों पर भी समान रूप से लागू होता है। दुश्मन को मारने के लिए हमें अपने सैनिकों को क्रोध से उत्तेजित करना चाहिए। इससे दुश्मन को हराने से फायदा हो सकता है। उन्हें इसके लिए अपना पुरस्कार भी अवश्य मिलेगा। इसलिए रथ की लड़ाई में जब 10 या अधिक रथ जीत लिए जाएं, तो उन लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिन्होंने इस पर पहले कब्जा किया हो। हमें अपने झंडे दुश्मन के रथों पर प्रतिस्थापित करने चाहिए और उनके रथों को अपने रथों के साथ मिलाकर उन्हें युद्ध में उपयोग लाना चाहिए। इसलिए रथ की लड़ाई में जब 10 या अधिक रथ जीत लिए जाएं, तो उन लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिन्होंने इन पर पहले कब्जा किया हो। हमें अपने झंडे दुश्मन के रथों पर प्रतिस्थापित करने चाहिए और उनके रथों को अपने रथों के साथ मिलाकर उन्हें युद्ध में प्रयोग में लाना चाहिए। पकड़े गए सैनिकों के साथ दयालु व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए इसे दुश्मन पर जीत हासिल करके अपनी ताकत को बढ़ाना कहा जाता है। युद्ध में तब उद्देश्य केवल जीत हासिल करना होता है, न कि लंबी मुहिम छेड़ना। इस प्रकार ये ज्ञात होना चाहिए कि सेनाध्यक्ष लोगों के भाग्य का निर्णायक होता है। यही वो व्यक्ति है जिस पर यह निर्भर करता है कि देश में शांति रहेगी या विपत्ति। चैप्टर 3 अटैक बाय स्ट्रैटेजम, छलपूर्वक आक्रमण। सुन त्सू ने कहा, दुश्मन के देश को पूरी तरह से अपने अधिकार में लेना व्यवहारिक युद्ध की कला का जितना अच्छा उदाहरण है, उतना अच्छा उस देश को चकनाचूर करना और उसे नष्ट करना नहीं है। इसलिए दुश्मन की पूरी सेना, रेजिमेंट, टुकड़ी या किसी कंपनी को तबाह किए बिना पकड़ना उसे नष्ट करने की तुलना में ज्यादा बेहतर है। इसलिए अपनी सभी लड़ाइयों में लड़ना और जीतना सर्वोच्च उत्कृष्टता नहीं है। सर्वोच्च उत्कृष्टता तो वो है कि जब दुश्मन को बिना प्रतिरोध के तोड़ दिया जाए। इस प्रकार श्रेष्ठ नेतृत्व है कि दुश्मन की योजनाओं को पूरी तरह समझना। दूसरी श्रेष्ठता दुश्मन को एकत्र होने से रोकना है।
इस क्रम में अगली श्रेष्ठता युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की सेना पर हमला करना है और सबसे खराब नीति दीवारों वाले शहरों की घेराबंदी करना है। नियम यह है कि दीवार वाले शहरों को घेरना ठीक नहीं है। अगर इससे बचना मुमकिन हो तो बचा जाना चाहिए। इस काम के लिए सुरक्षात्मक ढाल बनना, गतिमान शरण स्थलों और युद्ध के विभिन्न उपकरणों की तैयारी में पूरे 3 महीने लगेंगे और किले के बाहर दीवारों के सहारे टीले बनाने में 3 महीने और लगेंगे। अपने आवेग को अनियंत्रित करने में असमर्थ जनरल जब अपने सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश देगा तो परिणाम स्वरूप उसकी 1/3 सेना मृत्यु के मुख में समा जाएगी, जबकि नगर अभी भी अधिकार क्षेत्र से बाहर ही रहेगा। इस तरह की घेराबंदी के विनाशकारी प्रभाव ही होते हैं। इसलिए कुशल नेता बिना किसी लड़ाई के ही दुश्मन के सैनिकों को अपने अधीन कर लेता है। वो उनके शहरों के घेराबंदी किए बिना उन्हें अपने अधिकार में ले लेता है। वो बिना कोई लंबी लड़ाई लड़े ही उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंकता है। अपनी सेना को क्षति से बचाने के साथ साथ वो साम्राज्य के विवाद का समापन करने में सफल रहेगा और इस प्रकार एक सैनिक तक को खोए बिना वो जीत का स्वाद चख लेता है। ये छल पूर्वक हमला करने की विधि है। युद्ध का यही नियम है कि अगर दुश्मन के एक सैनिक की तुलना में हमारे सैनिक 10 हैं तो उसे घेर लो। अगर एक की तुलना में 5 है तो उस पर हमला कर दो। अगर संख्या में 2 गुना है तो अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दो। अगर बराबर है तो युद्ध किया जा सकता है। अगर संख्या में थोड़े कम है तो युद्ध को टाला जा सकता है। अगर हर तरह से बराबर नहीं है तो उसकी पकड़ से दूर भाग जाना ही बेहतर होता है। इसलिए थोड़ी सी सेना की सहायता से एक दुराग्रही लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन बाद में इसे एक बड़ी सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है। वैसे जनरल राज्य की ढाल होता है। अगर ढाल सभी मोर्चों पर मजबूत है तो फिर राज्य भी मजबूत होगा। अगर ढाल कमजोर होगी तो राज्य भी कमजोर होगा। ऐसे 3 तरीके हैं जिसमें एक शासक अपनी सेना को दुर्भाग्य का शिकार बना सकता है। सेना को आगे बढ़ाने या पीछे हटाने की आज्ञा देना, इस तथ्य को जाने बिना कि वो पालन नहीं कर पाएगी, इसे सेना को लंगड़ा कर चलना कहते हैं। एक सेना को उसी तरह से संचालित करने का प्रयास करना जैसे एक राज्य को संचालित किया जाता है, ये सही नहीं है, क्योंकि एक सेना और राज्य की परिस्थितियां भिन्न होती है। इससे सैनिक का मन अशांत हो उठता है। सेना के अधिकारियों की योग्यता की अनदेखी करके उन्हें अनुचित स्थानों पर नियुक्त करना, जिस कारण सैनिकों के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। लेकिन जब सेना अशांत और अविश्वास का शिकार हो तो दूसरे सामंती राजकुमारों से मुसीबत का आना तय है। इससे सेना में अराजकता आती है और जीत भी हाथ से लगभग निकल ही जाती है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जीत के लिए 5 आवश्यक चीजें हैं। पहला, वही जीतेगा जो ये जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। दूसरा, वही जीतेगा जो ये जानता है कि कैसे श्रेष्ठ और निकृष्ट सेनाओं को नियंत्रित करना है। तीसरा, वो जीतेगा जिसकी सेना अपने सभी पदों पर समान भावना से चलती है। चौथा, वो जीतेगा जो खुद को तैयार करता है और दुश्मन की लापरवाही का इंतजार करता है। और पांचवा, वो जीतेगा जिसके पास सैन्य क्षमता है और जिसके निर्णय में शासन का हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार ये कहना कि यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको सैकड़ों लड़ाइयों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप स्वयं को जानते हैं लेकिन शत्रु को नहीं, तो प्राप्त हर जीत के लिए आपको हार का भी सामना करना पड़ेगा। यदि आप ना तो दुश्मन को और ना ही खुद को जानते हैं तो आपको हर लड़ाई में हार का सामना करना पड़ेगा। चैप्टर 4, टैक्टिकल डिस्पोजिशंस, कुशल प्रबंधन। सुन त्सू के अनुसार अच्छे सैनिक पहले खुद को हार की संभावना से परे रखते हैं और फिर दुश्मन को हराने के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। हार के खिलाफ खुद को सुरक्षित करना हमारे अपने हाथों में है,
लेकिन दुश्मन को हराने का अवसर खुद दुश्मन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अच्छा सेनानी हार के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने में सक्षम होता है, लेकिन दुश्मन को हराने के लिए कुछ निश्चित नहीं कर सकता। इसलिए कहावत है, उसे पता होना चाहिए कि बिना युद्ध किए कैसे जीत हासिल की जाए। हार के खिलाफ सुरक्षा का मतलब रक्षात्मक रणनीति है। दुश्मन को हराने की क्षमता का मतलब है आक्रामक होना। रक्षात्मक होना अपर्याप्त शक्ति को इंगित करता है, जबकि आक्रामक होना शक्ति का प्रदर्शन है। जो जनरल जो रक्षात्मक मुद्रा में कुशल होता है वो पृथ्वी के सबसे गुप्त स्थान में छिप जाता है। वो जो हमला करने में कुशल है वो स्वर्ग की बहुत ऊंचाइयों से बड़ी तेजी से आगे जाता है। इस प्रकार एक ओर हम अपनी रक्षा करने की क्षमता रखते हैं तो दूसरी ओर एक जीत जो कि सुनिश्चित है। जीत को केवल तभी देखना जब वो आसान और पहुंच के अंदर हो, ये पराकाष्ठा नहीं है। यदि आप लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो न तो ये पराकाष्ठा है और न पूरा साम्राज्य कहता है बहुत बढ़िया। पतझड़ के मौसम में किसी गिरी हुई टहनी को उठा लेना कोई बड़ी ताकत का संकेत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा को देखना तेज दृष्टि का संकेत नहीं है। तूफानी आवाज को सुनना भी तेज कान के होने का संकेत नहीं है। प्राचीन लोगों का कहना है कि ये क्या होशियार सेनानी है जो न केवल जीतता है बल्कि बहुत ही आसानी से जीतता है। इसलिए उसकी जीत से उसे न तो प्रतिष्ठा मिलती है और न ही साहस का श्रेय। वो बिना किसी गलती के अपनी लड़ाई जीतता है। वही किसी गलती का नहीं करना ही जीत की निश्चितता को स्थापित करता है। इसका मतलब है एक दुश्मन पर विजय प्राप्त करना जो कि पहले से ही पराजित है। इस प्रकार कुशल सेनानी खुद को एक ऐसी स्थिति में रखता है जो हार को असंभव बना देता है और दुश्मन को हराने के लिए वो किसी भी पल को नहीं गंवाता है। इस प्रकार ये कि युद्ध में विजयी रणनीतिकार जीत हासिल करने के बाद ही लड़ाई चाहता है, जबकि वो जिसकी किस्मत में हार है वो पहले लड़ता है और बाद में जीत के लिए देखता है। उत्कृष्ट नेता नैतिक कानून को विकसित करता है और बड़ी कठोरता से विधि और अनुशासन का पालन करता है। इस प्रकार सफलता को नियंत्रित करना उसकी शक्ति में है। सैन्य पद्धति के संबंध में हमारे पास सबसे पहले है मापन, दूसरा मात्रा का अनुमान, तीसरा गणना, चौथा अवसर का संतुलन और पांचवा विजय। मापन ऋणी होता है पृथ्वी के अस्तित्व का, मापन के लिए मात्रा के अनुमान का, गणना मात्रा के अनुमान की, गणना के अवसरों का संतुलन और अवसरों के संतुलन की जीत। एक विजयी सेना पराजित सेना के विपरीत उसी तरह है जिस तरह किसी तराजू में 1 पाउंड वजन को 1 दाने के बराबर रख दिया जाए। एक विजयी सेना का बहाव ठीक उसी तरह होता है जिस तरह किसी बांध की दरार में हजारों था रुका हुआ पानी बाहर निकलता है। चैप्टर 5 एनर्जी, शक्ति। सुन त्सु ने कहा कि एक बड़ी सेना पर नियंत्रण का भी वही सिद्धांत है जो कि कुछ लोगों पर नियंत्रण के सिद्धांत का है। ये केवल उनकी संख्या को विभाजित करने का सवाल है। आपकी आज्ञा के तहत एक बड़ी सेना के साथ लड़ना एक छोटी सेना से लड़ने से अलग है। ये केवल चिन्हों और संकेतों को स्थापित करने का सवाल है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका पूरा मेजबान दुश्मन के हमले का खामियाजा भुगत सकता है और दुखी रहेगा। ये युद्धाभ्यास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। आपकी सेना की टक्कर ऐसी होनी चाहिए जैसे कि अंडे की पत्थर से। ये कमजोर और मजबूत बिंदुओं के विज्ञान द्वारा प्रभावित होता है। सभी लड़ाई में प्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग लड़ाई में शामिल होने के लिए किया जा सकता है, लेकिन जीत हासिल करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों की आवश्यकता होती है। कुशलता से लागू की गई अप्रत्यक्ष रणनीतियां स्वर्ग और पृथ्वी की तरह अटूट है।
कभी न खत्म होने वाली नदियां और धाराओं के प्रवाह की तरह, सूर्य और चंद्रमा की तरह वे समाप्त होती है, लेकिन नए सिरे से शुरुआत करती है। 4 ऋतुओं की तरह वे एक बार फिर लौटने के लिए गुजर जाती हैं। 5 से अधिक संगीत स्वर नहीं है, फिर भी इन 5 के संयोजन से अधिक धुनों को जन्म दिया जा सकता है, जिन्हें कभी भी सुना जा सकता है। 5 से अधिक प्राथमिक रंग नीला, पीला, लाल, सफेद और काला नहीं है, फिर भी संयोजन में वे पहले से कहीं अधिक रंग पैदा करते हैं, जिन्हें कभी भी देखा जा सकता है। 5 से अधिक कार्डिनल स्वाद खट्टा, तीखा, नमकीन, मीठा, कड़वा नहीं होते हैं, फिर भी उनमें संयोजन से अधिकाधिक स्वाद पैदा होता है, जिसका स्वाद कभी भी लिया जा सकता है। लड़ाई में हमले के 2 से अधिक तरीके नहीं हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर भी ये दोनों संयोजन युद्धाभास की एक अंतहीन श्रृंखला को जन्म देते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बारी बारी से एक दूसरे का नेतृत्व करते हैं। यह एक सर्कल में जाने जैसा है। आप कभी भी समाप्ति के निकट नहीं पहुंचते हैं। कौन उसके संयोजन की संभावनाओं को समाप्त कर सकता है? सैनिकों की शुरुआत एक तूफानी प्रवाह की तरह होती है, जो अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों को भी हिला देती है। निर्णय की गुणवत्ता एक बीज की समयोजित निर्णय की तरह होती है, जो इसे अपने शिकार पर हमला करने और नष्ट करने में सक्षम बनाती है। इसलिए अच्छा सेनानी अपनी शुरुआत में भयानक होता है और अपने निर्णय में शीघ्रता करता है। ऊर्जा की तुलना धनुष के मुड़ने की क्रिया से की जा सकती है, लेकिन निर्णय तो तीर के छोड़ने पर ही होगा। उथल पुथल और लड़ाई झगड़े के बीच में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, फिर भी ये कोई वास्तविक अव्यवस्था नहीं है। भ्रम और अराजकता के बीच आप बिना किसी चितपट के सुव्यवस्थित बने रहें, फिर भी ये हार के खिलाफ सबूत होगा। नकली विकार पूर्ण अनुशासन का अनुकरण करता है। नकली डर साहस का अनुकरण करता है। नकली कमजोरी ताकत को बढ़ावा देती है। अव्यवस्थित लबादे के अंतर्गत गोपनीय व्यवस्था केवल उपखंड का सवाल है। सामयिकता के एक प्रदर्शन के तहत साहस को छुपाना अव्यक्त ऊर्जा का एक कोश निर्धारित करता है। मुखौटा ओढ़े हुए कमजोरी युक्तिपूर्ण प्रबंधन से प्रभावित होता है। इस प्रकार जो दुश्मन को गतिमान बनाए रखने में निपुण है, वो कपटी दिखावे को बनाए रखता है। जिसके अनुसार दुश्मन प्रतिक्रिया करता है, वो कुछ चीजों का परित्याग करता है जिन्हें दुश्मन छीने। चारा डालकर वो उसे कूच करता है, फिर चुने हुए आदमियों के साथ वो उस पर घात लगाता है। चालाक योद्धा संयुक्त ऊर्जा के प्रभाव को देखता है और उसे व्यक्ति विशेष की कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उसकी योग्यता सही लोगों को चुनना और संयुक्त ऊर्जा का उपयोग करना है। जब वो संयुक्त ऊर्जा का उपयोग करता है तो उसके सैनिक ऐसे बन जाते हैं जैसे कि लट्ठे या पत्थर, क्योंकि लट्ठे या पत्थर की प्रकृति ये होती है कि वो समतल मैदान पर और ढलान पर गतिहीन होता है। अगर चौकोर है तो कहीं भी रुक जाता है और अगर बेलनाकार है तो वो लुढ़कता रहता है। इस प्रकार अच्छे योद्धाओं द्वारा पैदा की गई ऊर्जा उस गोल पत्थर की गति के समान है, जो हजारों फीट ऊंचाई से एक पहाड़ से नीचे गिरने के दौरान पैदा होती है। ऊर्जा के विषय में इतना कहना पर्याप्त है। चैप्टर 6 वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कमजोर एवं मजबूत बिंदु। सुन त्सू ने कहा, जो भी पहले मैदान में होगा और दुश्मन के आने का इंतजार करेगा, वह लड़ाई के लिए तरोताजा होगा। जो भी मैदान में बाद में आएगा और जल्दबाजी करेगा, तो वो लड़ाई में थका थका सा रहेगा। इसलिए चालाक योद्धा अपनी इच्छा शत्रु पर थोपता है, लेकिन शत्रु की इच्छा को अपने ऊपर थोपने की अनुमति नहीं देता है। दुश्मन पर बढ़त लेकर वो दुश्मन को अपने अनुसार दृष्टिकोण का कारण देता है, या नुकसान पहुंचाकर वो दुश्मन के लिए असंभव कर देता है कि दुश्मन उसके निकट पहुंच सके। अगर दुश्मन उसे हल्के में ले रहा है तो वो उसे परेशान कर सकता है,
अगर उसे भोजन की अच्छी तरह से आपूर्ति की जाती है तो वो उसे भूखा मार सकता है। अगर चुपचाप उसे घेर लिया जाए तो वो उसे हिलने के लिए मजबूर कर सकता है। वो उन बिंदुओं पर प्रकट होता है जिन पर दुश्मन प्रतिरोध करने से बचता है। उन जगहों पर तेजी से मार्च करता है जहां आपको उम्मीद नहीं होती। एक सेना बिना किसी तनाव के बड़ी दूरी तय कर सकती है अगर वो देश में मार्च करती है जहां दुश्मन नहीं है। आप अपने हमलों में सफल होना सुनिश्चित कर सकते हैं यदि आप केवल उन जगहों पर हमला करते हैं जो अनारक्षित है। आप अपने बचाव की सुरक्षा केवल उन स्थितियों में सुनिश्चित कर सकते हैं जिनमें हमला नहीं किया जा सकता है। इसलिए वही जनरल हमले में निपुण है जिसका विरोधी नहीं जानता कि किसका बचाव करना है, और वही रक्षा में निपुण है जिसका विरोधी नहीं जानता कि उसे किस पर हमला करना है। हे विलक्षणता और गोपनीयता की दिव्य कला, तुम्हारे माध्यम से हम अदृश्य होना सीखते हैं। तुम्हारे द्वारा ही अश्रव्य होना, और इसलिए हम अपने हाथों में दुश्मन के भाग्य को पकड़ सकते हैं। यदि आप दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को जानते हैं तो आप बढ़त बनाते हुए बिल्कुल अप्रतिरोध्य हो सकते हैं। यदि आपकी चाल दुश्मन की तुलना में अधिक तेज है तो आप रिटायर हो सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। अगर हम लड़ना चाहते हैं तो दुश्मन को एक उच्च प्राचीर और गहरी खाई के पीछे आश्रय लेने पर भी मजबूर किया जा सकता है। बस हमें जो करने की जरूरत है वो है दूसरी जगह पर हमला करना, जिससे कि वो राहत देने के लिए बाध्य होगा। यदि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो हम दुश्मन को अपने आप को उलझाने से रोक सकते हैं। भले ही हमारे अतिक्रमण की रेखाएं जमीन पर खींच दी जाए, हमें जो करना है वो ये है कि बस हमें उसके रास्ते में कुछ अजीब और अनुत्तरदायी पासे फेंकने की जरूरत है। दुश्मन के स्वभाव को जानकर और स्वयं को अदृश्य रखने की खोज करके हम अपनी शक्तियों को केंद्रित कर सकते हैं जबकि दुश्मन विभाजित हो जाए। हम एक संयुक्त शरीर का निर्माण कर सकते हैं जबकि दुश्मन को टुकड़ों में, ताकि संयुक्त रूप में विभाजित टुकड़ों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया जा सके, जिसका मतलब है कि हम दुश्मन के लिए पर्याप्त हैं। और अगर हम इस प्रकार एक बेहतर बल के साथ एक हमला करने में सक्षम हैं, तो हमारे विरोधी सख्त तनाव में होंगे। जिस स्थान पर हम लड़ने का इरादा रखते हैं उसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। तब दुश्मन को अपने आप को कई अलग अलग बिंदुओं पर संभावित हमले के खिलाफ तैयार करना होगा और उसकी सेना कई दिशाओं में विभाजित हो जाएगी। वो संख्या जिसका हमें सामना करना पड़ेगा वो आनुपातिक रूप में कम होगी। जब दुश्मन अपने अग्रभाग को मजबूत करेगा तो वो अपने पिछले भाग को कमजोर रखेगा। जब वो अपने पिछले भाग को मजबूत करेगा तो इससे उसका अग्रभाग कमजोर हो जाएगा। जब वो अपने बाएं पक्ष को मजबूत करेगा तो उसका दायां पक्ष कमजोर हो जाएगा। जब वो अपना दायां पक्ष मजबूत करेगा तो उसका बायां पक्ष कमजोर हो जाएगा। यदि वो हर जगह सैन्य सहायता लेना चाहेगा तो वो हर जगह से कमजोर होगा। संभावित हमले के खिलाफ सावधानी की मुद्रा में रहने से संख्यात्मक कमजोरी आती है। संख्यात्मक शक्ति हमारे विरोधी को मजबूर करने से लेकर हमारे खिलाफ तैयारी करने तक। होने वाली लड़ाई का स्थान और समय जानने के बाद तो फिर हम सबसे बड़ी दूरी से लड़ने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर न तो समय और न ही जगह का पता हो तो बायां पक्ष दाएं पक्ष की सहायता करने में असमर्थ हो जाएगा और उसी तरह दायां पक्ष बाएं पक्ष की सहायता करने में असमर्थ होगा। अग्रभाग पिछले भाग को सहायता देने में असमर्थ होगा या फिर पिछला भाग अग्रभाग की सहायता करने में असमर्थ होगा। तब क्या होगा अगर सेना का अग्रभाग सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर हो और निकट का भी कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर। यद्यपि मेरे अनुमान के अनुसार दुश्मन के सैनिक हमारी संख्या से अधिक है, जिससे उन्हें जीत के मामले में कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैं कहता हूं कि तब जीत हासिल की जा सकती है। यद्यपि दुश्मन संख्या में मजबूत हो, फिर भी हम उसे लड़ने से रोक सकते हैं। योजनाएं बनाएं ताकि उसकी सफलता की संभावना की खोज की जा सके। उसे
उत्तेजित करें और उसकी गतिविधि या निष्क्रियता की स्थिति को जानें। उसे खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर करें ताकि उसकी कमजोरी का पता लगाया जा सके। अपनी सेना की तुलना विरोधी सेना से सावधानी से करें ताकि आप जान सकें कि ताकत कहाँ से प्रचुर मात्रा में है और कहाँ कम है। युक्तिपूर्ण प्रबंधन बनाने में आप जिस उच्चतम सारतत्व को प्राप्त कर सकते हैं उसे छुपाए रखें। अपने प्रबंधनों को छुपाएं और इस प्रकार आप अपने आप को जासूसों की तरह ताक झांक से कुशल मस्तिष्क की योजनाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। शत्रु की रणनीति को भेद कर कैसे जीत को उत्पन्न किया जा सकता है, ये वो है जो बड़ी संख्या में लोग नहीं समझ पाते। सभी लोग उस कार्यनीति को देख सकते हैं जिससे मैं जानता हूँ, लेकिन जिससे कोई भी नहीं देख सकता वो है रणनीति जो कि इसके लिए तैयार होती है। उन रणनीतियों को न दोहराएं जिनसे आपको जीत हासिल हुई है, लेकिन रणनीतियों को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। सैन्य रणनीतियां पानी की तरह होती है। पानी अपने प्राकृतिक लक्षण के अनुसार उच्च स्थान से नीचे की ओर बहती है। इसी तरह युद्ध में जो मजबूत है उससे बचो और जो कमजोर है उस पर वार करो। पानी अपने आकार को उस जमीन की प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है जिस पर वो बहता है। सैनिक अपने उस शत्रु के संबंध में अपनी विजय प्राप्त करता है जिसका वो सामना कर रहा है। इसलिए जैसे पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वैसे ही युद्ध में भी कोई निश्चित स्थिति नहीं होती है। वो जो अपने प्रतिद्वंदी के संबंध में अपनी रणनीति को संशोधित करता है और जिससे जीतने में सफल होता है उसे दिव्य नायक कहा जा सकता है। 5 तत्व जल, अग्नि, लकड़ी, धातु, पृथ्वी हमेशा समान रूप से प्रबल नहीं होते हैं। 4 ऋतुएं बारी बारी से एक दूसरे के लिए रास्ता बनाती है। दिन छोटे और लंबे होते हैं। चंद्रमा का भी घटना और बढ़ना होता रहता है। चैप्टर 7 मैन्यूवरिंग युक्तिपूर्ण युद्ध। sun tzu ने कहा, युद्ध में सेनापति अपनी शक्ति राज्य से प्राप्त करता है। सेना को एकत्र करके और उस सेना पर केंद्रित होकर उसे अपना शिविर छोड़ने से पहले अलग अलग तत्वों में सामंजस्य करना चाहिए। इसके बाद युक्तिपूर्ण युद्ध आता है, जिससे अधिक कठिन कुछ भी नहीं है। युक्तिपूर्ण युद्ध की कठिनाई में कुटिल को प्रत्यक्ष में बदल दिया जाता है और दुर्भाग्य को लाभ में। इस प्रकार एक लंबा और घुमावदार रास्ता लेना, फिर दुश्मन को रास्ते से टकराना और फिर उसका पीछा करना, फिर दुश्मन से पहले लक्ष्य तक पहुंचना, ये सब विचलन की कलात्मकता को दिखाता है। सेना के साथ युद्धाभ्यास करना लाभप्रद है, जबकि एक अनुशासनहीन सेना के साथ सबसे खतरनाक। यदि आप पूरी तरह से सुसज्जित सेना के साथ मार्च करते हैं तो संभावना है कि आपको वहां पहुंचने में बहुत देर हो जाए। दूसरी ओर आधे अधूरे सैन्य दल को भेजने पर संभावना है कि उनका भंडार और सामान पीछे छूट जाए। इस प्रकार यदि आप अपने आदमियों को सज धज कर चलने का आदेश देते हैं और दिन या रात बिना रुके क्षमता से अधिक दोगुना दूरी और तो सैकड़ों किलोमीटर की बढ़त लेने के लिए मार्च करते हैं, तो आपके सभी तीनों विभागों के नायक दुश्मन के हाथों में चले जाएंगे। जितने मजबूत आदमी होंगे वे सबसे आगे होंगे और थके हुए पीछे रह जाएंगे, और इस योजना के अनुसार आपकी सेना का 10वां हिस्सा ही मंजिल तक पहुंच पाएगा। यदि आप दुश्मन पर बढ़त पाने के लिए 50 किलोमीटर मार्च करते हैं तो आप अपने पहले हिस्से के नायक को खो देंगे और केवल आधी सेना ही लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। यदि आप सामान्य उद्देश्य के साथ 30 किलोमीटर मार्च करते हैं तो आपकी सेना का 2/3 हिस्सा ही लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सेना अपने सैन्य सज्जा के अभाव में हार जाएगी, खाद्य सामग्री के अभाव में हार जाएगी, बिना रसद आपूर्ण के अभाव में हार जाएगी। जब तक हम अपने साथियों के व्यवहार से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम गठबंधन में प्रवेश नहीं कर सकते।
हम तब तक सेना का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं होंगे जब तक कि हम उस देश के पहाड़ों और जंगलों, उसके नुकसान और अवक्षेप उसके दलदल से परिचित नहीं हो जाते। जब तक हम स्थानीय पथ प्रदर्शक का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम अपने खाते में स्वाभाविक लाभ नहीं ला पाएंगे। युद्ध में आप अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाएं और तब आप सफल होंगे। अपनी सेना को एकजुट करके रखें या विभाजित करके, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपकी तेजी हवा की मानद होनी चाहिए और गठन जंगल की तरह। छापेमारी और लूट में आग की तरह होना पहाड़ की अचलता की तरह है। अपनी योजनाओं को गुप्त और रात्रि में अभेद्य बनाएं और जब आप चलें तो वज्रपात सा हो। जब आप एक ग्रामीण इलाके को लूटते हैं तो लूट को अपने लोगों में विभाजित करें। जब आप नए क्षेत्र पर कब्जा करें तो सैनिकों के लाभ के लिए उसे उनमें आवंटित करें। आप एक चाल चलने से पहले चिंतन मनन करें। उसे ही जीत मिलेगी जिसने लीक से हटकर चलने की कला सीख ली। यही है युक्तिपूर्ण युद्ध की कला। सैन्य प्रबंधन की किताब कहती है, लड़ाई के क्षेत्र में कहे गए शब्द बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, इसलिए गोंग और ड्रम की जरूरत होती है और न ही साधारण वस्तुओं को पर्याप्त रूप से देखा जा सकता है, इसलिए बैनर और झंडे की जरूरत होती है। गोंग और ड्रम, बैनर और झंडे ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा मेजबान के कान और आंखें एक विशेष बिंदु पर केंद्रित हो सकती है। मेजबान इस प्रकार एक एकल शरीर बनाता है कि जिसमें ये असंभव होता है कि बहादुर अकेले आगे बढ़े या कायर अकेले पीछे हटे। ये पुरुषों के बड़े जनसमूह को संभालने की एक कला है। रात की लड़ाई में फिर सिग्नल फायर और ड्रम का अधिक उपयोग करें और दिन के समय झंडे और बैनर का प्रयोग आपकी सेना को निर्देशित करने के लिए करें। एक पूरी सेना का अपनी अंतरात्मा से जोश कम हो सकता है। एक कमांडर इन चीफ को थकान हो सकती है। सैनिक का उत्साह सुबह के समय चरम पर होता है, दोपहर तक ये कम होना शुरू हो जाता है और शाम के समय उसका मन वापस पड़ाव पर लौट आता है। एक चालाक जनरल इसलिए अपनी सेना को आगे नहीं ले जाता है जब उसकी सेना का उत्साह कम हो, लेकिन वो तब हमला करता है जब दूसरी सेना सुस्त होती है और वापस लौटने के लिए तत्पर होती है। यही तो मनोदशा का अध्ययन करने की कला है। अनुशासित होकर और शांति पूर्वक दुश्मन के बीच अव्यवस्था और शोरगुल पैदा होने का इंतजार करना, ये आत्म आधिपत्य बनाए रखने की कला है। लक्ष्य के पास होना जबकि दुश्मन अभी भी उससे दूर हो, इंतजार करना जबकि दुश्मन मेहनत और संघर्ष कर रहा हो, अच्छी तरह से पेट का भरा हुआ होना जबकि दुश्मन भूखा हो, यही तो किफायत से ताकत का प्रबंधन करने की कला है। शत्रु को बीच में रोककर शांत और आत्मविश्वास से भरी उनकी सेना पर हमला करने से बचना चाहिए। ये परिस्थितियों का अध्ययन करने की कला है। ये एक सेना का स्वयं सिद्ध वक्तव्य है और उस दुश्मन के खिलाफ न लड़े जो ऊंचाई पर हो और न ही उस दुश्मन का विरोध करे जो नीचे की ओर आ रहा हो। उस दुश्मन का पीछा न करें जो लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग रहा हो। उस सेना पर हमला न करें जो घुटनों के बल झुक गई हो। शत्रु द्वारा उपलब्ध कराए गए चारे को न निगले। घर लौटने वाली सेना के साथ हस्तक्षेप न करें। जब आप एक सेना को घेर लेते हैं तो उसके भागने के लिए एक रास्ता खुला छोड़ दें। निराश सेना को अधिक न दबाएं। यही तो युद्ध की कला है। चैप्टर 8 वेरिएशन इन टैक्टिक्स, कार्यनीति में विविधता। सन त्सू ने कहा, युद्ध में जनरल अपने संप्रभुता से अपने निर्देश प्राप्त करता है, अपनी सेना एकत्र करता है और अपनी सेनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। जब देश में मुश्किल हो तो घेराबंदी न करें। देश में जहां ऊंची सड़कें आपस में मिलती है, इसी तरह अपने सहयोगियों के साथ हाथ मिलाएं। खतरनाक रूप से अलग थलग स्थिति में न ठहरे। घिरी हुई स्थिति में अपने आप को चालाकी से बचाएं। हताश स्थिति में आपको लड़ना होगा।
ऐसे रास्ते हैं जिनका पालन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी सेनाएं हैं जिन पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कस्बे हैं जिनकी घेराबंदी नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर तर्क न करें। राज्य के ऐसे आदेश हैं जिनका पालन नहीं किया जाना चाहिए। वो जनरल जो रणनीति के बदलाव के साथ होने वाले फायदे को अच्छी तरह से समझता है कि अपने सैनिकों को कैसे नियंत्रित करना है। वो जनरल जो इसको नहीं समझता है, वो देश के विन्यास से अच्छी तरह परिचित हो सकता है, फिर भी वो अपने ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग नहीं कर सकेगा। इसलिए युद्ध के छात्र जो युद्ध की कला में अपनी योजनाओं को बदलने में अव्यावहारिक हैं, भले ही वो 5 फायदों से परिचित हों, वे अपने आदमियों का सबसे अच्छा उपयोग करने में विफल रहेंगे। इसलिए बुद्धिमान नेता की योजनाओं में लाभ और हानि के विचारों को एक साथ मिलाकर रखा जाता है। यदि इस तरह से लाभ की संभावनाओं को देखें तो हम अपनी योजनाओं के आवश्यक हिस्सों को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। अगर दूसरी ओर कठिनाइयों के बीच में हम हमेशा एक फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं तो हम खुद को दुर्भाग्य से निकाल सकते हैं। शत्रुतापूर्ण प्रमुखों की गतिविधियों को उनकी हानि कम करके सीमित करें और उनके लिए मुसीबत खड़ी करें और उन्हें लगातार व्यस्त रखें। विशिष्ट आवंटन को रोकें और उन्हें उसकी ओर आकर्षित करके रखें। युद्ध की कला हमें दुश्मन के न आने की संभावना पर भरोसा करना सिखाती है, न कि उसका सामना करने की हमारी अपनी तत्परता पर। इसके हमला न करने के मौके पर नहीं कि वो हमला नहीं करेगा, बल्कि इस तथ्य पर कि हम अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं कि वो अकाट्य हो। 5 खतरनाक दोष हैं जो एक जनरल को प्रभावित कर सकते हैं। पहला, लापरवाही जो विनाश की ओर ले जाती है। दूसरा, कायरता जिसके कारण कब्जा हो जाता है। तीसरा, वो उग्र स्वभाव जो अपमान के कारण जाग उठता है। चौथा, सम्मानित विनम्रता जो लज्जा के प्रति संवेदनशील होती है। और पांचवा, अपने पुरुषों का अधिकाधिक ध्यान रखना जिससे चिंता और परेशानी पैदा होती है। किसी जनरल को घाव देने वाली और बर्बाद करने वाली 5 बड़ी गलतियां हैं जो युद्ध के संचालन के लिए हानिकारक है। जब एक सेना को उखाड़ फेंका जाता है और उसके नेता मारे जाते हैं तो इसका कारण निश्चित रूप से इन 5 बड़ी गलतियों में से एक हो सकता है। उन्हें ध्यान का विषय अवश्य बनाएं। चैप्टर 9 द आर्मी ऑन द मार्च। सेना का प्रयाण। सुन त्सू ने कहा, अब हम सेना को घेरने और दुश्मन के संकेतों को देखने के सवाल पर आते हैं। पहाड़ों पर जल्दी से गुजरे और घाटियों के निकट रहें। धूप का सामना करें, ऊंचे स्थानों पर शिविर लगाएं। लड़ने के लिए ऊंचाइयों पर न चढ़ें। पहाड़ की लड़ाई के लिए ये पर्याप्त है। किसी नदी को पार करने के बाद आपको उससे बहुत दूर चले जाना चाहिए। जब एक हमलावर बल आगे की ओर बढ़ता हुआ नदी को पार करता है तो उससे बीच धारा में लड़ने के लिए आगे न बढ़े। आधी सेना को पार करने दें, ये सबसे अच्छा होगा, और फिर हमला करें। यदि आप लड़ने के लिए उत्सुक हैं तो आप नदी के पास हमलावर से लड़ने के लिए न जाएं, जिसे उसे पार करना है। सूरज का सामना करते हुए अपनी सेना को दुश्मन से अधिक ऊंचाई पर ही रखें। शत्रु से मिलने के लिए कभी भी नदी की धारा के बीच न जाएं। नदी में युद्ध करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमक की दलदल को पार करते हुए आपकी एकमात्र चिंता बिना किसी देरी के उसे जल्दी से पार करने की होनी चाहिए। अगर नमक दलदल में लड़ने के लिए मजबूर किया जाए तो आपके पास पानी और घास होनी चाहिए और आपके पीछे पेड़ों का झुरमुट भी। नमक दलदल में कार्यवाही करने के लिए यही पर्याप्त है। शुष्क एवं समतल देश में अपने दाईं तरफ और अपने पीछे की तरफ बढ़ते हुए मैदान के साथ आसानी से सुलभ स्थिति को अपनाएं, ताकि खतरा सामने हो तो सुरक्षा पीछे रहे। समतल देश में युद्ध के लिए यही पर्याप्त है।
ये सैन्य ज्ञान के 4 उपयोगी शाखाएं हैं जो कि पीत सम्राट को जीतने के लिए 4 शासकों को सक्षम बनाती है। सभी सेनाएं निचले मैदान की तुलना में ऊंचे मैदान को और अंधेरी वाली जगह की तुलना में प्रकाशमय जगह को पसंद करती हैं। यदि आप अपने आदमियों से सावधान रहते हैं और कठोर मैदान पर डेरा डालते हैं तो सेना हर तरफ की बीमारी से बची रहेगी और इससे जीत हासिल होगी। जब आप एक पहाड़ी या नदी के किनारे आए तो अपने दाहिने ओर के ढलान से धूप वाले मैदान पर नियंत्रण करें। इस प्रकार आप एक बार फिर अपने सैनिकों के लाभ के लिए कार्य करेंगे और जमीन के प्राकृतिक लाभों का उपयोग करेंगे। जब भारी बारिश के परिणाम स्वरूप नदी जिसे आप पार करना चाहते हैं उसमें बाढ़ आई हुई हो तो आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक ये शांत न हो जाए। जिस देश में प्रतापी चट्टानें हों, जिनके बीच तेज जलधारा बहती हो, गहरे प्राकृतिक गड्ढे हों, कटीली झाड़ियां हों, दलदल और दरारें हों, ऐसी जगह को जितना जल्दी हो सके छोड़ दिया जाना चाहिए। जबकि हम ऐसी जगहों से दूर रहे, हमें चाहिए कि दुश्मन वहां जरूर जाए। जब हम दुश्मन का सामना करें तो हमें चाहिए कि दुश्मन के पीछे हो। यदि आपके शिविर के पास कोई पहाड़ी जगह हो, जलीय घास से घिरा तालाब हो, नरकटों से भरे खोखले गड्ढे हो या घने जंगल हो तो उनकी बड़ी सावधानी से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो वे स्थान है जहां शत्रु सैनिकों या गुप्तचरों के छिपे होने की संभावना होती है। जब दुश्मन पास में होता है और शांत रहता है तो वो अपनी स्थिति की स्वाभाविक शक्ति पर भरोसा करता है। जब वो अलग रहता है और लड़ाई को भड़काने की कोशिश करता है तो वो उत्सुक होता है कि दूसरा पक्ष आगे बढ़े। यदि उसकी जगह पर अतिक्रमण करना आसान है तो इसका मतलब है कि वो एक चारा पेश कर रहा है। जब जंगल के पेड़ों के बीच गतिविधि होती है तो पता चलता है कि दुश्मन आगे बढ़ रहा है। मोटी घास की आड़ में होने वाली गतिविधियों का मतलब है कि दुश्मन हमें संदिग्ध बनाना चाहता है। पक्षियों का ऊंचाई तक उड़ना शत्रु के घात लगाना बैठने का संकेत है। चौंका देने वाले जानवरों से संकेत मिलता है कि अचानक होने वाला हमला ठीक सामने ही है। जब धूल ऊंचाई तक उड़ रही हो तो ये रथों के आगे बढ़ने का संकेत है। जब धूल कम होती है बल्कि एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है तो ये पैदल सेना के आगे बढ़ने का संकेत होता है। जब ये अलग अलग दिशाओं में विभाजित होती हो, ये दर्शाता है कि दलों का सामान इकट्ठा करने के लिए भेजा गया है। धूल के कुछ बादलों का इधर उधर घूमना संकेत देता है कि सेना पड़ाव डाल रही है। विनम्र शब्द और बढ़ी हुई तैयारी ये संकेत है कि दुश्मन आगे बढ़ने वाला है। हिंसक भाषा और आगे बढ़ना जैसे कि हमले के संकेत हैं कि वो पीछे हट जाएगा। जब हल्के रथ पहले बाहर आते हैं और अपनी जगह लेते हैं तो ये एक संकेत है कि दुश्मन लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। शांति प्रस्ताव के बिना किसी शपथ के एक कुचक्र का संकेत मिलता है। जब बहुत भाग दौड़ होती है और सैनिक पंक्तिबद्ध होते हैं तो इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण क्षण आ गया है। जब कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ पीछे हटते हैं तो ये एक प्रकार के लालच का संकेत है। जब सैनिक अपने भालों पर झुककर खड़े होते हैं तो वे भोजन की इच्छा से बेहोश हो रहे हैं। अगर वे जिन्हें पानी लेने के लिए भेजा जाता है वे खुद पीने लगे तो ये इस बात का संकेत है कि सेना प्यास से पीड़ित है। यदि दुश्मन को फायदा होता है और उसे सुरक्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है तो समझो सैनिक थके हुए हैं। यदि पक्षी किसी भी स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो इसका मतलब है कि वो जगह कब्जे में नहीं है। रात में कोलाहल का होना अधीरता का संकेत है। अगर पड़ाव में गड़बड़ी है तो जनरल की पकड़ कमजोर है। अगर बैनर और झंडे बदले हुए हों तो राजद्रोह की बात सामने आती है। अगर अधिकारी नाराज हैं तो इसका मतलब है कि सैनिक थके हुए हैं। जब कोई सेना अपने घोड़ों को अनाज खिलाती है और भोजन के लिए अपने मवेशियों को मारती है और जब सैनिक आग पर खाना पकाने के बर्तन नहीं रखते हैं तो ये दर्शाता है कि वे अपने शिविरों में नहीं लौटेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि वे लड़ने के लिए दृढ़ हैं।
ये दृश्य कि सैनिक समूहबद्ध हो एक साथ फुसफुसाते हुए या दबे हुए स्वर में बोलते हैं, तो ये सैन्य पद और क्रम की असंतुष्टि का संकेत है। बहुत बार पुरस्कार ये दर्शाता है कि दुश्मन अपने संसाधनों को समाप्त करने के निकट है। बहुत अधिक तनाव में अधिकाधिक सजा का दिया जाना धोखेबाजी को प्रकट करता है। पहले तो डींगे मारने वाले बनना, फिर दुश्मन की संख्या देखकर पैर पीछे खींचना बुद्धिमत्ता की सर्वोच्च कमी को दर्शाता है। जब दूतों को शुभकामनाओं के साथ भेजा जाता है तो ये एक संकेत है कि दुश्मन कुछ समय के लिए समझौता चाहता है। अगर दुश्मन की टुकड़ी गुस्से में आगे बढ़ती है और लंबे समय तक लड़ाई में शामिल हो या खुद को फिर से उतारे बिना लंबे समय तक हमारा सामना कर रही है, तो ये ऐसी स्थिति है जो बहुत सतर्कता और चौकसी की मांग करती है। अगर हमारी सेना दुश्मन से अधिक नहीं है लेकिन पर्याप्त संख्या में है, इसका केवल ये अर्थ है कि कोई भी सीधा हमला नहीं किया जा सकता है। हम जो कुछ कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी सारी उपलब्ध शक्ति को केंद्रित करें, दुश्मन पर कड़ी नजर रखें और सुदृढ़ीकरण प्राप्त करें। वो जो बड़ी सावधानी से योजना बनाने का अभ्यास नहीं करता है बल्कि अपने विरोधियों को हल्के में लेता है, वो निश्चित रूप से शत्रु द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगर सैनिकों को अपने साथ जुड़ने से पहले दंडित किया जाए तो वे विनम्र साबित नहीं होंगे, और जब तक विनम्र नहीं हो तब तक वे किसी योग्य नहीं हैं। अगर सैनिक आपके साथ जुड़ जाएं और उन्हें दंड नहीं दिया जाए तो फिर भी वे बेकार हो जाते हैं। इसलिए सैनिकों के साथ पहली बार की मुलाकात में मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कड़े अनुशासन के द्वारा नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। ये जीत की एक निश्चित राह है। अगर प्रशिक्षण में सैनिकों के आदेश आदतन लागू होते हैं तो सेना अच्छी तरह से अनुशासित होगी, अगर नहीं तो फिर अनुशासन खराब होगा। अगर एक जनरल अपने सैनिकों पर विश्वास दिखाता है लेकिन हमेशा अपने आदेशों का पालन करने पर जोर देता है तो लाभ पारस्परिक रूप से प्राप्त होगा। चैप्टर 10 टेरेन, भूखंड। सुन त्सू ने कहा, हम समझने के उद्देश्य से 6 प्रकार के क्षेत्रों को भेद सकते हैं। पहला, सुलभ मैदान। दूसरा, उलझाने वाला मैदान। तीसरा, अवसरवादी मैदान। चौथा, संकरे मार्ग। पांचवा, प्रतापी ऊंचाई। और छठवां, दुश्मन की पहुंच से बहुत दूर तैनातियां। वो मैदान जो दोनों पक्षों द्वारा स्वतंत्र रूप से पार किया जा सके उसे ही सुलभ मैदान कहा जाता है। इस प्रकार के मैदानों की प्रकृति देखते हुए वहां पहुंचकर शत्रु से पहले ऊंचे और धूप वाले स्थानों पर अधिकार कर ले और बड़े सावधानी से अपनी रसद आपूर्ति पर ध्यान रखें। तब आप बढ़त के साथ लड़ाई लड़ सकेंगे। मैदान जिसका परित्याग किया जा सकता है लेकिन इन पर फिर से कब्जा करना कठिन है और इसी को जाल में फंसना कहा जाता है। इस तरह की स्थिति में अगर दुश्मन तैयार नहीं है तो आप आगे बढ़कर उसे हरा सकते हैं, लेकिन अगर दुश्मन आपके हमले के लिए तैयार है और आप उसे हराने में असफल हो जाते हैं तो वापस लौटने की संभावना आपदा को सुनिश्चित करेगी। जब स्थिति ऐसी हो कि कोई भी पक्ष पहला कदम न बढ़ाए तो उसे ही अवसरवादी मैदान कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति में भले ही दुश्मन आपको प्रलोभन देकर आकर्षित करे, लेकिन ये सलाह दी जाएगी कि आगे न बढ़े बल्कि पीछे ही रहे। इस प्रकार दुश्मन को वापस जाने के लिए लुभाएं। तब जब उसकी सेना के सभी पक्ष उजागर हो गए हैं, आप आगे बढ़कर हमला कर सकते हैं। संकीर्ण मार्ग के संबंध में अगर आप पहले ही उन पर कब्जा कर लें तो उनकी दृढ़ता में मोर्चाबंदी कर ली जाए और दुश्मन के आने का इंतजार करें। सेना को एक मार्ग पर कब्जा कर लेना चाहिए और अगर मजबूत मोर्चाबंदी हुई है तो पीछा न करें, बल्कि केवल तभी आगे बढ़ें जब कमजोर मोर्चाबंदी हो। प्रतापी ऊंचाइयों के संबंध में अगर आप पहले से ही वहां मौजूद हैं तो आपको ऊंचे स्थानों पर कब्जा कर लेना चाहिए और वहां दुश्मन के आने का इंतजार करना चाहिए। यदि शत्रु ने पहले ही उन पर कब्जा कर लिया है तो उसका पीछा न करें, बल्कि पीछे हटें और उसे दूर भागने का प्रयास करें।
यदि आप दुश्मन से एक बड़ी दूरी पर स्थित हैं और दोनों सेनाओं की ताकत बराबर है तो लड़ाई को भड़काना आसान नहीं है और लड़ाई आपके लिए लाभकारी सिद्ध न होगी। ये पृथ्वी से जुड़े 6 सिद्धांत है। जनरल जिसे एक जिम्मेदार पद मिला है उसे बड़ी सावधानी से इसका अध्ययन करना चाहिए। अब सेना जो उन 6 विभिन्न आपदाओं से अवगत कराया जाता है जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न नहीं होती बल्कि उन गलतियों से उत्पन्न होती है जिसके लिए जनरल जिम्मेदार है, वे ये हैं। पहला पलायन, दूसरा अवज्ञा, तीसरा पतन, चौथा विनाश, पांचवा अव्यवस्था और छठा कोलाहल। सभी स्थितियां समान हैं। अगर एक सेना अपने से 10 गुना अधिक सेना के खिलाफ लड़ रही है तो परिणाम पहली सेना के पलायन के रूप में होगा। जब आम सैनिक बहुत मजबूत होते हैं और उनके अधिकार बहुत कमजोर होते हैं तो परिणाम अवज्ञा होती है। जब अधिकारी बहुत मजबूत होते हैं और आम सैनिक बहुत कमजोर होते हैं तो परिणाम पतन होगा। जब उच्च अधिकारी क्रोधित हो और अधीनस्थ शत्रु से मिले तथा उससे रुष्ट होकर लड़ने लगे तो इससे पहले कि सेना नायक ये बताए कि वो लड़ने की स्थिति में है या नहीं तो ये परिणाम बर्बादी का सूचक होगा। जब जनरल कमजोर हो और बिना अधिकार के हो, जब उसके आदेश स्पष्ट और पृथक न हो, जब अधिकारियों और सैनिकों में निश्चित कर्तव्य का बोध न हो और पदों का गठन अव्यवस्थित रूप से किया जाता हो तो परिणाम भी बिल्कुल अव्यवस्थित ही होगा। जब जनरल दुश्मन की ताकत का अनुमान लगाने में असमर्थ हो, वो एक कमजोर सेना को एक ताकतवर सेना से लड़ने के लिए निर्देशित करे या एक शक्तिशाली सेना के खिलाफ एक कमजोर टुकड़ी को भेजे और चुने गए सैनिकों की पहली पंक्ति में तैनाती करने की अपेक्षा करे तो परिणाम तो विपरीत ही होगा। हारने के ये 6 तरीके हैं जिन पर जनरल को ध्यान देना चाहिए जो एक जिम्मेदार पद पर है। स्वाभाविक रूप से देश का गठन सैनिकों का सबसे अच्छा सहयोग है, लेकिन विरोधी ताकतों का अंदाजा और सेना पर जीत हासिल करने के लिए नियंत्रण और बुद्धिमानी से कठिनाइयों, खतरों और दूरियों की गणना करने की शक्ति का आकलन करना एक महान जनरल की बड़ी परीक्षा। वो जो इन चीजों को जानता है और लड़ाई में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता है वही लड़ाई जीतता है। वो जो इन चीजों को नहीं जानता है और न ही इसका लड़ाई में इस्तेमाल करता है उसे निश्चित ही हार का सामना करना पड़ता है। अगर लड़ना जीत का परिणाम है तो आपको लड़ना चाहिए, भले ही शासक इनकार करे। अगर लड़ाई से जीत हासिल नहीं होगी तो आपको नहीं लड़ना चाहिए, भले ही शासक की आज्ञा क्यों ना हो। वो जनरल जो बिना किसी ख्याति और भय के पीछे हटते हैं और बिना किसी अपमान के डर से पीछे हट जाते हैं, जिसका एकमात्र विचार अपने देश की रक्षा करना हो और अपने राज्य की अच्छी सेवा करना हो, वो राज्य का गहना है। अपने सैनिकों को अपने बच्चों की तरह प्यार करो और इस तरह वे आपकी आज्ञा का पालन सुदूर घाटी में भी करेंगे। उन्हें अपने की ही तरह देखो और वे आपके पीछे आपके अंतिम समय तक खड़े रहेंगे। अगर आप विनम्र हैं लेकिन अपने नियंत्रण को बरकरार रखने में असमर्थ हैं, दयालु हैं लेकिन अपने आदेशों को लागू करने में असमर्थ हैं और अव्यवस्था को रोकने के लिए असक्षम भी हैं, तो तब आपके सैनिक बिगड़ैल बच्चों की तरह होंगे। वे किसी भी व्यावहारिक उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त होंगे। अगर हम जानते हैं कि दुश्मन हमला करने की स्थिति में है लेकिन इस बात से अनजान है कि क्या हमारे सैनिक हमला करने के लिए तैयार हैं, तो हम जीत हासिल करने केवल आधे रास्ते पर ही है। अगर हम जानते हैं कि दुश्मन हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है लेकिन इस बात से अनजान है कि हमारे अपने लोग हमला करने की हालत में नहीं हैं, तो हम जीत के आधे रास्ते पर हैं। अगर हम जानते हैं कि दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार है और इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि हमारे लोग भी हमला करने की स्थिति में हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि लड़ाई के मैदान का स्वभाव लड़ाई को अव्यवहारिक बना सकता है, हम अभी भी जीत के आधे रास्ते पर ही हैं। इसलिए अनुभवी सैनिक जो गतिमान है वो कभी भी हतप्रभ नहीं होता है।
एक बार जब वो शिविर को तोड़ चुका है तो वो कभी नुकसान में नहीं रहता। इसलिए कहावत है, अगर आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपकी जीत संदेह में नहीं पड़ेगी। अगर आप स्वर्ग को जानते हैं और नरक को जानते हैं तो आप अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 11 द 9 सिचुएशंस, 9 परिस्थितियां। सुन त्सु ने कहा, युद्ध की कला 9 प्रकार के मैदानों को पहचानती है। फर्स्ट, विस्तृत मैदान। सेकंड, सरल मैदान। थर्ड, विवादास्पद मैदान। फोर्थ, खुला मैदान। फिफ्थ, राजमार्गों को परस्पर काटते मैदान। सिक्स्थ, गंभीर मैदान। सेवेंथ, कठिन मैदान। एट्थ, घिरा हुआ मैदान। एंड नाइन्थ, निराशाजनक मैदान। जब एक सरदार अपने ही क्षेत्र में लड़ रहा होता है तो वो विस्तृत मैदान होता है। जब वो शत्रु के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए लेकिन कोई बड़ी दूरी पर नहीं है तो ये सुगम मैदान है। वो अधिकारपूर्ण क्षेत्र जिससे दोनों पक्षों को लाभ होता है वो विवादास्पद मैदान है। वो मैदान जिस पर हर पक्ष को आवाजाही की स्वतंत्रता है खुला मैदान है। वो मैदान जो 3 सन्निहित राज्यों की कुंजी बनाता है ताकि वो जो इस पर पहले कब्जा कर लेता है उसके अधिकार में साम्राज्य का अधिकांश भाग आ जाए, राजमार्गों को परस्पर काटने वाला मैदान है। जब सेना एक शत्रु देश में घुस जाए तो इसके पीछे कई किलेबंद शहर हैं। ये गंभीर मैदान है। पहाड़, जंगल, उबड़-खाबड़ रास्ते, दलदल, पूरा देश जो यात्रा के लिए कठिन है, ये कठिन मैदान है। मैदान जिसमें संकीर्ण घाटियों के माध्यम से पहुंचा जाता है और जिसमें केवल पेचीदा रास्तों से पहुंचा जा सके और दुश्मन की एक छोटी संख्या हमारे सैनिकों को कुचलने के लिए पर्याप्त हो, तो ये घिरा हुआ मैदान है। वो मैदान जिस पर हम बिना देरी किए लड़कर विनाश से बच सकते हैं, वो निराशाजनक मैदान है। इसलिए विस्तृत मैदान पर न लड़े, सरल मैदान पर पड़ाव न डाले, विवादास्पद मैदान पर हमला न करें, खुले मैदान में दुश्मन के रास्ते को अवरुद्ध करने की कोशिश न करें, राजमार्गों को परस्पर काटने वाले मैदान पर अपने सहयोगियों के साथ हाथ मिलाएं, गंभीर मैदान में लूट में शामिल हो, कठिन मैदान में लगातार मार्च जारी रखें, घिरे हुए मैदान में चकमा देने के लिए तैयार रहें, निराशाजनक मैदान पर लड़े। जिन्हें कुशल नेता कहा जाता है वे जानते थे कि दुश्मन के सामने वाले और पिछले हिस्से में कैसे फूट डालनी है, उसके बड़े और छोटे भागों के बीच सहयोग को रोके, अच्छे सैनिक बुरे सैनिकों को सहयोग न दें और अधिकारी अपने सैनिकों को निर्देश देने से रुके। जब दुश्मन सैनिक एकजुट होते हैं तो वे उन्हें अव्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। जब ये उनके हित में होता है तो वे आगे कदम बढ़ाते हैं, अन्यथा वे रुके रहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि क्रमबद्ध सरणी में दुश्मन की एक बड़ी सेना का कैसे सामना करें, तो मैं कहूँगा अपने प्रतिद्वंदी को प्रिय लगने वाली चीज को अपने नियंत्रण में ले लो, तब वो आपके अधीन हो जाएगा। युद्ध के लिए चालाकी आवश्यक है। दुश्मन के तैयार न होने का लाभ उठाए, अप्रत्याशित मार्गों से अपना रास्ता बनाए और उन बिंदुओं पर हमला करें जिन पर वे जागरूक न हो। ये सिद्धांत हमलावर सेना को ध्यान में रखना चाहिए। जितना अधिक आप दुश्मन देश में प्रवेश करेंगे उतना ही अधिक आपके सैनिकों की एकजुटता होगी और इस प्रकार दुश्मन आपको जीत नहीं पाएगा। उपजाऊ जमीन को पाने के लिए अधिकाधिक प्रयास कीजिए जिससे कि उससे आपकी सेना को रसद आपूर्ति होती रहे। अपने सैनिकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन पर अधिक बोझ न डालें। अपनी ऊर्जा को एकाग्र करें और अपनी शक्ति बढ़ाएं। अपनी सेना को लगातार आगे बढ़ाते रहें और बड़ी बड़ी योजना बनाएं। अपने सैनिकों को उस स्थिति में छोड़ दे जहां से कोई पलायन न कर सके और वे लड़ते हुए मृत्यु को प्राथमिकता दें। अगर वे मृत्यु का सामना करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
अधिकारी और सैनिक समान रूप से अपनी पूरी ताकत लगा दें। सैनिक जब निराशोत्तम स्थिति में होते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। अगर बचाव का कोई रास्ता न हो तो वे दृढ़ता से डटे रहते हैं। अगर वे शत्रु देश में हैं तो हठी रवैये का प्रदर्शन करते हैं। अगर इसके लिए कोई मदद नहीं मिलती है तो वे बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। इस प्रकार बिना किसी निगरानी के सैनिक तैयार रहते हैं। पूछे बिना वे आपकी इच्छा पूरी करते हैं। प्रतिबंधों के बिना वे आपके प्रति वफादार रहते हैं। अतः आदेश दिए बिना भी उन पर भरोसा किया जा सकता है। शगुन चिन्हों को प्रतिबंधित करके अंधविश्वासी संदेह को दूर करें। किसी भी आपदा से भयभीत न हो जब तक मौत न आ जाए। अगर आपके सैनिकों को पैसों का कोई लालच न हो तो ऐसा नहीं है कि उनके धन में रुचि नहीं है। अगर उनका जीवन बहुत लंबा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उन्हें दीर्घायु की कोई इच्छा नहीं है। जिस दिन उन्हें युद्ध करने का आदेश दिया जाता है उस दिन आपके सैनिक रो सकते हैं। जो आपके चेहरे को कपड़े से ढककर बैठे होते हैं और जो लेटे रहते हैं वे अपने आंसू बहाते रहते हैं, लेकिन उन्हें एक बार लड़ाई के मैदान में ले जाने दो और फिर वे अथक साहस का प्रदर्शन करेंगे। कुशल रणनीति की तुलना सुइजन से की जा सकती है। सुइजन एक सांप है जो चियांग पहाड़ों में पाया जाता है। इसके सिर पर प्रहार करोगे तो वो तुम पर अपनी पूंछ से हमला करेगा। अतः जब उसकी पूंछ पर प्रहार करोगे तो वो अपने सर से हमला करेगा। इसके मध्य भाग पर हमला करोगे तो वो सिर व पूंछ से हमला करेगा। ये पूछे जाने पर कि क्या सुइजन का सेना से अनुकरण किया जा सकता है, मेरा जवाब होगा हाँ। चूंकि वू और यू के लोग एक दूसरे के शत्रु हैं, फिर भी अगर वे एक ही नाव में नदी को पार कर रहे हैं और तूफान में फंस गए हैं तो वे एक दूसरे की सहायता के लिए ऐसे आएंगे जैसे बाएं हाथ दाएं हाथ की मदद करता है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि घोड़ों को बांधने में अधिक भरोसा किया जाए और रथ के पहियों को जमीन में धंसा दिया जाए। जिस सिद्धांत पर सेना का प्रबंधन करना है वो साहस के एक मानक को स्थापित करना है जो सभी तक पहुंचना चाहिए। कैसे मजबूत और कमजोर दोनों के बीच तालमेल बनाया जाए, ये एक सवाल है जिसमें मैदान का उचित उपयोग शामिल है। इस प्रकार कुशल सेनापति अपनी सेना का संचालन वैसे ही करता है जैसे कि वो किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व करता है। चुप रहना और इस तरह गोपनीयता सुनिश्चित करना एक जनरल का कर्तव्य है। ईमानदारी और न्याय संगतता के साथ इस प्रकार व्यवस्था को बनाए रखें। वो अपने अधिकारियों और सैनिकों को झूठी रिपोर्ट और दिखावे से रहस्यमय बनाने में सक्षम होना चाहिए और इस तरह उन्हें पूरी तरह से अज्ञानता में रखें। अपनी व्यवस्थाओं और अपनी योजनाओं को बदलकर वो दुश्मन को वास्तविक स्थिति के ज्ञान से परे रखता है। अपने पड़ावों को बदलते हुए और घुमावदार रास्तों को अपनाते हुए वो दुश्मन को अपने उद्देश्य का अनुमान लगाने से रोकता है। संकटमय स्थिति में एक सेना नायक उस स्थिति की तरह व्यवहार करता है जो ऊंचाई पर चढ़ गया है और फिर अपने पीछे से सीढ़ी को हटा देता है। वो अपना हाथ दिखाने से पहले अपने सैनिकों को शत्रु के क्षेत्र में ले जाता है। वो अपनी नावों को जला देता है और अपने खाना पकाने के बर्तनों को तोड़ देता है। भेड़ बकरियों के झुंड को चराने वाले चरवाहे की तरह वो अपने आदमियों के साथ इस तरह चलता फिरता है और किसी को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जा रहा है। अपने सैनिकों को संगठित करना और उन्हें खतरे से बाहर निकालना, इसे सेना नायक का वास्तविक कर्तव्य कहा जा सकता है। विभिन्न मापदंड जो 9 प्रकार के मैदानों के अनुकूल हो, आक्रामक या रक्षात्मक रणनीति की सुविधा और मानव प्रकृति के मौलिक नियम, ये ऐसी चीजें हैं जिसका अध्ययन सबसे अधिक होना चाहिए। शत्रु के क्षेत्र पर हमला करते समय इस सामान्य सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए कि गहराई से हमला करने से सामंजस्य बनता है, लेकिन एक छोटे रास्ते का चुनाव करने का मतलब बिखराव है। जब आप अपने देश को पीछे छोड़ते हैं और अपनी सेना को पड़ोस के क्षेत्र में ले जाते हैं तो आप खुद को महत्वपूर्ण स्थान पर पाते हैं। जब चारों तरफ संचार के साधन होते हैं
तो वो परस्पर राजमार्गों को काटते मैदान हैं। जब आप किसी देश में गहराई से प्रवेश करते हैं तो ये एक गंभीर मैदान है। जब आप थोड़ा सा अंदर ही प्रवेश करते हैं तो ये सरल मैदान है। जब आपके ऊपर दुश्मन की पकड़ हो और सामने संकीर्ण मार्ग हो तो समझो कि ये घिरा हुआ मैदान है। जब वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है तो वो निराशाजनक मैदान होता है। इसलिए फैले हुए मैदान में मैं अपने लोगों को उद्देश्य की एकता के साथ प्रेरित करूंगा। सरल मैदान पर मैं देखूंगा कि मेरी सेना के सभी हिस्सों के बीच घनिष्ठ संयोजन है कि नहीं। विवादास्पद मैदान पर मैं फैसला लेने में जल्दी करूंगा। खुले मैदान में मैं अपने दुश्मन पर कड़ी नजर रखूंगा। राजमार्गों को परस्पर काटते मैदान पर मैं अपने गठबंधनों को मजबूत करूंगा। गंभीर मैदान पर मैं सतत आपूर्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा। कठिन मैदान पर मैं मार्ग के सहारे चलूंगा। घिरे हुए मैदान पर मैं पीछे हटने के हर रास्ते को अवरुद्ध कर दूंगा। निराशाजनक मैदान पर मैं अपने सैनिकों से उम्मीद करूंगा कि वे अपनी जान बचाने के लिए हताश न हो। चूंकि सिपाही का स्वभाव ये है कि जब वो खुद को घिरा हुआ पाए तो वो अपने कड़े प्रतिरोध का प्रदर्शन करे, और जब वो खुद की मदद न कर पाए तो वो बड़े जज्बे से लड़े, और जब ये खतरे में पड़ गया हो तो आदेशों का बड़े व्यवस्थित ढंग से पालन करे। हम तब तक पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन न करें जब तक कि हम अपनी रचनाओं से परिचित न हो। हम तब तक सेना का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं जब तक कि हम शत्रु देश यानी उसके पहाड़ों और जंगलों, गड्ढों और चट्टानों, दलदल और रेगिस्तानी इलाकों से परिचित नहीं हो जाते। जब तक हम स्थानीय पद प्रदर्शक का उपयोग नहीं करेंगे, हम प्राकृतिक लाभों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन 4 या 5 सिद्धांतों में से किसी एक को नजरअंदाज करना किसी भी योद्धा राजकुमार के लिए उचित नहीं है। जब कोई योद्धा राजकुमार एक शक्तिशाली राज्य पर हमला करता है तो उसका नेतृत्व स्वयं ही दुश्मन की सेना की एकाग्रता को रोकने में अपना प्रभाव दिखाता है। वो अपने विरोधियों पर हावी हो जाता है और उसके शत्रु के सहयोगी उसके खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होते। इसलिए वो खुद को सभी और विविध के साथ सहयोगी बनाने का प्रयास नहीं करता और न ही वो अन्य राज्यों की शक्ति को बढ़ावा देता है। वो अपने प्रतिपक्षी को विस्मय में रखते हुए अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है। इस प्रकार वो दुश्मन के शहरों पर अधिकार करने और उनके राज्यों को उखाड़ फेंकने में सक्षम होती है। शासन की परवाह किए बिना पुरस्कार प्रदान करें, पिछली व्यवस्थाओं को मानते हुए आदेश जारी करें और आप पूरी सेना को संभालने में सक्षम होंगे, जैसे कि आपको एक आदमी पर नियंत्रण करना हो। अपने सैनिकों का सामना स्वयं ही करें, लेकिन कभी भी उन्हें अपनी योजना का पता न चलने दें। जब दृष्टिकोण उज्जवल होती है तो इसे उनकी आंखों के सामने लाएं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बताएं जब स्थिति निराशाजनक हो। अपनी सेना को अत्यंत खतरनाक स्थिति में रखें और ये बची रहेगी। हताश स्थिति में रखोगे तो ये सुरक्षित निकल जाएगी। ये ठीक है कि जब कोई सेना नुकसान उठाकर पराजय से निकट रहती है तो वो जीत के लिए एक प्रहार करने में सक्षम है। युद्ध में सफलता दुश्मन के उद्देश्य को ध्यान से समायोजित करके प्राप्त की जाती है। शत्रु के पार्श्व भाग पर लगातार लटके रहने से हम शत्रु के कमांडर इन चीफ को मारने में सफल हो सकते हैं। यह सरासर चालाकी से अपने मामले को सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता कहा जाता है। उस दिन जब आप अपनी कमान संभालें, सीमावर्ती मार्ग को अवरुद्ध करें, आधिकारिक लेखों को नष्ट करें और सभी दूतों के पारित होने को रोकें। परिषद कक्ष में कठोर रहें ताकि आप स्थिति को नियंत्रित कर सकें। अगर दुश्मन दरवाजा खुला छोड़ दे तो आपको तेजी से अंदर भागना चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी को वो चीज जीत कर रोके जो उसे प्रिय हो और बड़ी सूक्ष्मता से उसे मैदान में लाने की युक्तियां बनाएं। नियम से निर्धारित मार्ग पर चलो और अपने आप को दुश्मन के अनुसार समायोजित करें।
जब तक कि आप एक निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ सकते। पहले एक अविवाहिता की निष्ठा का प्रदर्शन करें जब तक कि दुश्मन आपकी ओर आकर्षित न हो। इसके बाद किसी खरगोश की तरह शीघ्रता का अनुसरण करें और इससे दुश्मन को आपका विरोध करने में बहुत देर हो जाएगी। Chapter 12 The Attack by Fire, आग द्वारा आक्रमण। सुन त्सू ने कहा, आग से हमला करने के 5 तरीके हैं। पहला, सैनिकों को उनके शिविर में जलाना। दूसरा, भंडार गृहों को जलाना। तीसरा, सामान ढोने वाली गाड़ियों को जलाना। चौथा, शस्त्रागार और हथियारों को नष्ट करना। पांचवा, दुश्मन के ऊपर आग से हमला करना। किसी हमले को अंजाम देने के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध होने चाहिए। आग लगाने के लिए सामग्री हमेशा तैयारी से रखी जानी चाहिए। आग से हमला करने के लिए उचित समय की आवश्यकता होती है और इस तरह का अग्निकांड शुरू करने के लिए भी विशेष दिन की आवश्यकता होती है। उचित मौसम तब होता है जब मौसम बहुत शुष्क होता है। विशेष दिन वे हैं जब चंद्रमा नक्षत्र से छलनी हो, घिरा हो, ढका हो या बंधा हो। ये चारों तेज चलती हवा के दिन होते हैं। आग से हमला करते समय 5 संभावित परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। पहला, जब दुश्मन के शिविर के अंदर आग लग जाती है तो बिना किसी शोरगुल के प्रतिक्रिया करें। दूसरा, अगर आग भड़क जाए लेकिन दुश्मन के सैनिक शांत हो तो कुछ समय के लिए रुके और हमला न करें। तीसरा, जब आग की लपटें ऊंचाई तक पहुंच गई हों तब हमला कर दें। अगर ये संभव न हो तो आप जहां हैं वहीं रहें। चौथा, अगर बाहर से आग द्वारा हमला करना संभव है तो उसे अंदर भड़काने के लिए इंतजार न करें, लेकिन अनुकूल समय पर अपना हमला कर दें। पांचवा, जब आप आग लगा चुके हो तो उधर खड़े हो जिधर से हवा आ रही हो। हमला कभी भी किसी ओट से न करें। दिन में चलने वाली हवा लंबे समय तक चलती है, लेकिन रात के समय हवा हल्की हो जाती है। हर सेना को आग से जुड़े इन 5 घटनाक्रमों के बारे में पता होना चाहिए। उचित दिनों के लिए तारों की गणना करने के साथ निगरानी रखनी चाहिए। इसलिए जो लोग हमले के लिए सहायता के रूप में आग का उपयोग करते हैं वे बुद्धिमत्ता दिखाते हैं। जो लोग हमले के लिए सहायता के रूप में पानी का उपयोग करते हैं वे शक्ति का परिग्रहण प्राप्त करते हैं। पानी की सहायता से दुश्मन को रोका जा सकता है, लेकिन उसके सभी सामानों को नहीं लूटा जाता है। वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है जो अपनी लड़ाई बिना उद्देश्य की भावना के जीतने की कोशिश करता है और अपने हमलों में सफल होना चाहता है, जिसका परिणाम समय की बर्बादी और ठहराव होता है। इसलिए कहावत है, प्रबुद्ध शासक अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से आगे बढ़ाता है, कुशल सेना नायक उसके साधनों को आगे बढ़ाता है। जब तक आपको कोई लाभ न दिखाई दे तब तक आगे न बढ़ें। अपने सैनिकों का तब तक इस्तेमाल न करें जब तक कुछ लाभ प्राप्त न हो। तब तक नहीं लड़ें जब तक स्थिति गंभीर न हो। किसी भी शासक को केवल अपने रोष को शांत करने के लिए अपनी सेना को मैदान में नहीं ले जाना चाहिए। किसी भी सेना नायक को केवल अपनी चिढ़ मिटाने के लिए नहीं लड़ाना चाहिए। अगर ये आपके लाभ के लिए है तो आगे बढ़ें, अगर नहीं है तो आप जहां हैं वहीं रहें। समय के साथ गुस्सा खुशी में बदल सकता है और चिढ़ को संतुष्टि से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जो राज्य एक बार नष्ट हो चुका है वो फिर कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता, न ही मृतकों को जीवन में वापस लाया जा सकता है। इसलिए प्रबुद्ध शासक सावधान और अच्छा सेना नायक पूरी तरह सतर्क रहता है। ये एक देश में शांति बनाए रखने और सेना को अखंड रखने का सबसे बढ़िया तरीका है। Chapter 13 The Uses of Spies, गुप्तचरों का उपयोग। सुन त्सू ने कहा, हजारों आदमियों जमा करके उन्हें लंबी दूरी तय कराना लोगों की भारी क्षति है।
और राज्य के संसाधनों की निकासी का कारण बनता है। दैनिक खर्च 1000 औंस चांदी के बराबर होता है। इससे देश और विदेश में हंगामा होता है और राजमार्गों पर बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। हजारों परिवार श्रमिक के रूप में भारी नुकसान उठाते हैं। शत्रुतापूर्ण सेनाएं एक दूसरे का सामना लंबे समय तक कर सकती है, जो कि जीतने के लिए एक ही दिन में तय किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शत्रु की स्थिति से अनभिज्ञता बनी रहे, क्योंकि कोई उचित जानकारी हासिल करने के लिए 100 औंस चांदी का परिव्यय करने से डरता है। जो इस प्रकार कार्य करता है वो लोगों का नायक नहीं होता, न ही वर्तमान उसके शासन के लिए उसकी सहायता करती है और न ही जीत का कोई स्वामी होता है। इस प्रकार जो बुद्धिमान शासन और अच्छे शासक को चलाने और जीतने के लिए और सामान्य पुरुषों की पहुंच से परे चीजों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, वो पूर्व ज्ञान है। अब इन पूर्व ज्ञान को भावनाओं से दूर नहीं किया जा सकता है। इसे न तो अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है और न ही किसी भी प्रकार की कटौती की गणना से। दुश्मन के प्रबंधन का ज्ञान केवल अन्य लोगों से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जासूसों के उपयोग में 5 वर्ग हैं। पहला, स्थानीय गुप्तचर। दूसरा, आंतरिक गुप्तचर। तीसरा, परिवर्तित गुप्तचर। चौथा, झूठे गुप्तचर। और 5वां, सक्रिय गुप्तचर। जब ये 5 प्रकार के गुप्तचर काम पर होते हैं तो कोई भी गुप्त तंत्र को नहीं भेद सकता है। इसे दैवीय धारणाओं का उपयोग कहा जाता है। ये शासक का सबसे कीमती संकाय है। स्थानीय गुप्तचर होने का मतलब है कि शहर के निवासियों की सेवाएं लेना। आंतरिक गुप्तचर दुश्मन के वो अधिकारी होते हैं जिनका उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है। परिवर्तित गुप्तचर वो होते हैं जो दुश्मन के गुप्तचरों को नियंत्रित रखते हैं और उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। झूठे जासूस वो होते हैं जो धोखे से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ चीजें खुले तौर पर अंजाम देते हैं और हमारे गुप्तचरों को उनके बारे में जानने के लिए मना लेते हैं और फिर दुश्मन को रिपोर्ट देते हैं। सक्रिय गुप्तचर वो होते हैं जो दुश्मन के शिविर से समाचार लाते हैं। इसलिए ये कि केवल गुप्तचरों को छोड़कर किसी से भी पूरी सेना में अंतरंग संबंध बनाने चाहिए। किसी को भी अधिक उदारता से पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी अन्य कार्य में अधिक से अधिक गोपनीयता को बनाए रखा जाना चाहिए। जासूसों को एक निश्चित सहज शिथिलता के बिना उपयोगी रूप से नियोजित नहीं किया जा सकता है। परोपकार और ईमानदारी के बिना उन्हें ठीक से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है। मन की सूक्ष्म सरलता के बिना कोई भी उनकी रिपोर्ट की सच्चाई के बारे में निश्चित नहीं हो सकता है। सूक्ष्म बनो, सूक्ष्म रहो और हर तरह के कार्य में अपने गुप्तचरों का प्रयोग करो। अगर समय से पहले कोई गुप्त सूचना गुप्तचर द्वारा खोल दी जाए तो उसे उस आदमी के साथ मौत के घाट उतार देना चाहिए जिसे रहस्य बताया गया था। चाहे लक्ष्य किसी सेना को कुचलने का हो, किसी शहर को उखाड़ने का हो या किसी व्यक्ति की हत्या करने का। शुरुआत करने के लिए जरूरी है कि शत्रु परिचारकों, सहायक ठिकानों, द्वारपालकों और सेनानायकों के संतरियों की उचित जानकारी हो। उनका पता लगाने के लिए हमारे गुप्तचर पूर्ण रूप से सक्षम होने चाहिए। शत्रु के गुप्तचर जो हमारे ऊपर जासूसी करने आए हैं, उन्हें रिश्वत के साथ लुभाना, दूर ले जाना और आराम से रखना चाहिए। इस प्रकार वे परिवर्तित जासूस बन जाएंगे और हमारी सेवा के लिए उपलब्ध होंगे। इन परिवर्तित गुप्तचरों द्वारा लाई गई जानकारी के माध्यम से हम स्थानीय और आंतरिक गुप्तचरों की जानकारी दुश्मन के खेमे से हासिल कर सकते हैं। उनकी जानकारी के कारण हम झूठे गुप्तचर बना सकते हैं जो झूठी खबर दुश्मन के पास ले जाते हैं। अंत में उनकी जानकारी के अनुसार सक्रिय जासूसी का उपयोग नियत अवसरों पर किया जा सकता है। जासूसी का अंतिम लक्ष्य सभी 5 किस्मों के दुश्मन की जानकारी हासिल करना है
और ये जानकारी सबसे पहले परिवर्तित गुप्तचर से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए आवश्यक है कि परिवर्तित जासूस के साथ अत्यंत उदारता से व्यवहार किया जाए। प्राचीन समय में यीन वंश का उदय आइची के कारण हुआ था, जिसने हसिया शासन के अंतर्गत सेवा की थी। इसी प्रकार चाओ वंश का उदय लू या के कारण हुआ था, जिसने यीन के अंतर्गत कार्य किया था। इस प्रकार ये केवल प्रबुद्ध शासक और बुद्धिमान जनरल है जो जासूसी के उद्देश्यों के लिए सेना की सर्वोच्च बुद्धि का उपयोग करेगा और इस तरह वो महान परिणाम प्राप्त करेगा। गुप्तचर सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सींचने के औजार होते हैं, क्योंकि उन पर सेना की कामयाबी से आगे बढ़ने की क्षमता निर्भर करती है। सो गाइस, इसी के साथ हमारी आज की बुक आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू यहाँ पर एंड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ऑडियो बुक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हिंदी रीडिंग स्किल्स में डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ एंड इसके लिए आपके जो भी फीडबैक्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स या फीडबैक्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस बुक के इंग्लिश ऑडियो बुक भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऑडियो बुक में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।